डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के बाद दुनिया भर में एक इस वक्त हलचल मची हुई है, चाहे बात सियासी सूरत हाल की हो, माशी हालात की हो या फिर सिक्योरिटी मामलात की हो। यूरोप और मगरबी दुनिया ही नहीं, इस तेज़ी से तब्दील होती दुनिया में चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, सब के सब किसी न किसी तौर पर इस तब्दीली का हिस्सा बन रहे हैं। एशियाई और मशरक़ वस्ता ख़ित्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान को ख़ास और मरकज़ी हैसियत हासिल हो चुकी है। ट्रंप ने कांग्रेस से अपना पहला खिताब किया था तो अमेरिका के 2021 में काबुल से इनखला के मौके पर होने वाले बम धमाके के मास्टरमाइंड दाइश के रहनुमा की गिरफ्तारी में मदद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। साथ ही सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी असलहे के दहशतगर्दों के हाथ में जाने के खदशे का इजहार करते हुए इसकी वापसी की भी बात की। आज इस हवाले से खतरनाक खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए हैं। BBC की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी हथियार बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुप्स को स्मगल कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया है। BBC ने ज़राए के हवाले से ये भी बताया है कि गुज़िश्ता साल दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी के बंद कैमरा इजलास में तालिबान ने इतराफ़ किया था कि उनमें से कम आधे हथियार अब गायब हो चुके हैं। इस अहम और ख़तरनाक तरीन खबर के साथ ये खबर भी आई कि रूस ने तालिबान पर आयद पाबंदी ख़त्म करते हुए उन्हें कालेदम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का फ़ैसला किया है। और रूस ने पिछले 20 सालों से तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में रखा हुआ है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद 2021 के बाद से रूस ने तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे और पिछले साल तालिबान वफ्द सरकारी दौरे पर मॉस्को भी गया था। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम भी कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और बाकी दुनिया इसकी पैरवी करेगी। रूस के बाद रुख करते हैं ईरान का। ईरान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से ही बड़ी कड़ी नज़र है। अपने दूसरे दौर के इब्तदाई चंद बयानात में ट्रंप ने ईरान को पैगाम दे दिया था कि वो अपने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे या फिर हमले के लिए तैयार है। खुशकिस्मती से बात किसी लड़ाई की तरफ जाने के बजाय मुज़ाकरात की टेबल तक आ ही गई और पिछले हफ्ते ओमानी दारुल हुकूमत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, जिसमें बातचीत मज़ीद जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। और अब इसी हवाले से खबर आई है कि इस बातचीत का दूसरा दौर हफ्ते को यानी कल रोम में होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने तस्दीक की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात की दूसरी नशस्त हफ्ते को इटली के दारुल हुकूमत में होगी। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, इसका नतीजा क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना यकीनन किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन इस बातचीत के दूसरे दौर से पहले ही तेहरान का दौरा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह ने खबरदार किया है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने से बहुत दूर है। अब ये खबर इस बातचीत पर क्या असर डालेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़िद्दी और गैर रिवायती सदर डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ईरान हरगिज़ जौहरी हथियारों का मालिक नहीं बन सकता, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी दो टोक कह चुके हैं कि जौहरी अफजोदगी के हक़ पर किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। अब आज ही अमरीकी मीडिया ने ये खबर दी है कि इसराइल मई में ईरान पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सदर ट्रंप ने इसराइली हमले को रोका और तेहरान से बातचीत को तरजीह दी है। इसी खित्ते में नाज़रीन एक और तब्दीली भी आ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 15 सालों बाद सफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमली कदम उठाया गया है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और बांग्लादेश की सेक्रेटरी ख़ारजा जासिमुद्दीन के दरमियान ढाका में आज मुलाकात हुई है। इसके अलावा आमना बलोच ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है, लेकिन इस अहम तरीन मुलाकात के बाद सेक्रेटरी ख़ारजा जासिमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में अलहदा होने के बाद वाजिबात की मद में $4 अरब से ज़ायद रकम के मुतालबे के साथ साथ 1971 की जंग के मुबैना मजालिम पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने का मामला भी उठाया है। बांग्ला हुकूमत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा भी किया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे बयानात बांग्लादेश की मजबूरी है
ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے جمیل احمد خان صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب. سر سب سے پہلے ذرا یہ امریکہ اور ایران والا جو معاملہ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. جوہری معاہدوں کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ ایران واضح طور پر یورینیم افزودگی نہیں روکیں گے، اس کے استعمال پر بات ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروائے گا ٹرمپ کو؟ ایران بہت کلیئر ہے اس معاملے میں. وہ کہتا ہے کہ آپ نے وڈرا کیا ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کو کہ نیوکلیئر ریکارڈ عام زبان میں کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے یو ایس نے، ٹرمپ نے 1918 میں وڈرا کیا ہے. جس کنڈیشنز پہ ہم نے وہ معاہدہ کیا تھا، آپ اس کنڈیشنز پہ اب آنے کی اگر چاہیں تو ہم اس پر کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ ڈسمنٹل کریں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو ڈسمنٹل کر دیں بالکل، تو ایران اس پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں، ٹرمپ اور اسرائیل وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ادروائز بھی ان کے ٹو بامبنگ جو ان کے بامبرز ہیں وہ ڈیگو گارشیا میں پوزیشن ہو گئے ہیں، جو کہ 3000 پاؤنڈ کے قریب کا بم لے کے، اور بنکر بسٹر وہ کہلاتا ہے. تو تیاریاں پوری ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ 2 مہینے پہلے، مارچ میں 1 مہینہ پہلے مارچ میں تیاری تھی، لیکن 2022 میں بھی پوری تیاری تھی. دراصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ایران کی نیوکلیئر کا افزائش ہونا، یعنی کہ نیوکلیئر پاور ایران کا بننا. اور یہ بات ایک حقیقت ہے، اور اس میں یہ لٹریچر اس پہ موجود ہے، دنیا کے تجزیہ نگار اس کو جانتے ہیں، اور ایران خود بھی مانتا ہے کہ اس نے افزودگی یعنی کہ انریچمنٹ 60% کر لی ہے. اور جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ٹیکنیکلی جانتے ہیں، اور تھوڑی سی جو میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے، اور میرا کچھ پریکٹیکل تجربہ بھی کسی محکمے میں ہے اس معاملے میں، تو وہ اس کے مطابق جو 60% انریچمنٹ ہو جائے تو 90% اس کے چند دنوں کی بات ہوتی ہے. تو ایران اس سٹیج پر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایران جب چاہے آج ایک اور جو اس میں سائنٹیفک رپورٹ ہے اس کے مطابق 12 دن کے اندر ایران یہ حاصل کر سکتا ہے کیپیبلٹی، لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے جی تو اس لحاظ سے. اور ایران کے پاس ان مذاکرات کا جمیل صاحب نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ نتیجہ وہ چاہتے یہی ہے کہ ایران کسی طرح راضی ہو جائے، اسی لیے انہوں نے عمان کو بیچ میں ڈالا ہے، سوئٹزرلینڈ کو ڈالا ہے بیچ میں، قطر کو بیچ میں ڈالا ہے اس معاملے میں، کہ کسی طریقے سے ایران راضی ہو جائے. ہم اس کو جتنی بھی سینکشن وغیرہ وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اس کو ڈسمنٹل کر لے. اور ڈسمنٹل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آئندہ کبھی بھی، اور ایران کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمارا حق ہے، ہم اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہم نے قطر کا اور سعودی عرب کا کیا رول ہوگا اس میں، یا کیا رول ہے؟ وزیر خارجہ نے سعودی انہوں نے وزٹ بھی کیا، پھر پیغام بھی پہنچایا وہاں پر. جی قطر نے تو اس میں میڈیشن کی ہے، خاص طور پہ اس کے ساتھ ایک اسٹرنگ اٹیچ تھی جو کہ تھی کہ وہ ہاسٹیجز کو جو پچھلے دنوں ریلیز ہوئے ہیں اسرائیل کے لیے، تو اس میں زیادہ فعال کردار تھا. عمان کا کردار تھا نیوکلیئر ڈیل کی سینکشنز کو ختم کرانے میں اور اس کے نیگوسیشن میں. اور سعودی عرب کا کردار اس میں یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے فریز کریں اس تمام معاملے کو، جو غزہ میں اور باقی جو تپش بڑھ رہی ہے اس خطے میں، اس کو کسی طریقے سے فریز کیا جائے. دراصل جو چیزیں ان کو زیادہ پرابلم دے رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کو خاص طور پر، اور دیکھیں کہ تمام اکابرین کہہ چکے ہیں، بہت سارے اکابرین کہہ چکے ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل، جس کی وجہ سے اب ان کو پتا ہے کہ یہ والا مسئلہ تو سمجھ آ گیا جمیل صاحب. اب مجھے یہ فرمائیے سر، روس نے جو طالبان کا نام ہے وہ دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، اب اس سے عام تاثر تو یہ ملتا ہے کہ شاید وہ طالبان اقتدار کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اس کے اثرات کیا ہوں گے سر؟ ایک تو یہ، اور دوسرا کیا پھر باقی دنیا بھی جو ہے وہ پیروی کر رہی ہوگی روس کی؟ جی ہاں، یہ روس دیکھیں، کیونکہ روس اس وقت دوسرے ایک بلاک میں ہے. روس اس وقت وہ اس کا نیشنل
एक्शन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 9A सेक्शन है उसका, उस 9A सेक्शन के तहत उसको अख्तियार है रूस को कि वो इसको डी रजिस्टर करा ले। हालांकि इसको अगर इंटरप्रिटेशन गहराई में किया जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1267 या उसके अलावा और भी रेजोल्यूशन हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जिसकी ये खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि इसका अख्तियार सिक्योरिटी काउंसिल को है। लेकिन यूनिलैटरली रशिया ने ये किया है, और यूनिलैटरली कोई ये एससीओ के मेंबर्स और इस ब्लॉक के जो रशिया के ज्यादा साथ हैं, मैं समझता हूं कि चाइना भी आगे चल के ऐसा कर सकता है, उसके रवाबित चल रहे हैं। और क्योंकि वो यूनिलैटरल तौर पर, उसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की, और इस खित्ते में बाकी ममालिक चांसेस हैं कि उसको तस्लीम करना शुरू कर देंगे यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स की मर्जी और मंशा के खिलाफ। तो एक तो यह है कि पहले एग्जामिन ये करना है कि थोड़ी सी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन रशिया ने बहरहाल ये कर लिया है, और वो कहता है कि जी हम खित्ते में स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, इसलिए हम कर लें। सर एक और बड़ा अहम सवाल, सर बरतानवी मीडिया बीबीसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि अफगान तालिबान ने जो अमेरिका का जब इनखला हो रहा था वहां से और जो असलहा वहां पर छोड़ दिया था, उसमें से 5 लाख जो है या तो वो स्मगल हो गए या वो हथियार जो है वो दहशतगर्दों को बेच दिए हैं। और अफगान अबूरी हुकूमत ने इस बात का इतराफ भी किया था सलामती काउंसिल कमेटी के सामने कि लापता हो गए हैं वो सारे। तो सर इससे तो खित्ते में बड़ा खतरा नहीं लाक हो गया जमील साहब? दो बातें हैं कि अफगानिस्तान के पास जो ज़राए हैं अपने माली मामलात को ठीक करने के लिए, एक तो ये है कि उसमें जो वहाँ फसलें हैं डोडी की, यानी कि जिससे कि ड्रग्स वगैरह बनते हैं, हेरोइन वगैरह बनती है, उसकी स्मगलिंग तेज हो गई है, ज़ाहिर है रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा ये वेपन्स जो थे उससे कुछ न सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हुआ है बल्कि इंडिविजुअली लोगों ने पैसे बना लिए हैं, इससे ये बेचे हैं। लेकिन क्या तालिबान की इसमें मर्जी और मनसा शामिल थी? नंबर 1 सवाल। दूसरा ये कि क्या तालिबान के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इसको कंट्रोल कर सकते थे? जवाब नफी में है कि उनका गवर्नेंस पूरे खित्ते में, क्योंकि अभी भी वो सेगमेंटेड कंट्रोल कर रहे हैं, तो लिहाजा उनकी फुल कंट्रोल नहीं है। जो उनके लोकल कमांडर्स हैं वो उसको बेच भी रहे हैं, और जिसमें खित्ते के ममालिक खासतौर पर पाकिस्तान इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और इसी का डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि हम ये हथियार वापस लेंगे, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान की अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जमील साहब आखिर में सर मुझे ज़रा बांग्लादेश वाले मामले पर भी फरमा दीजिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल होते हैं, विच इज़ गुड, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी सिचुएशन होती है कि वहाँ से सेक्रेटरी खारजा मुलाकात में जो मुतालबा करते हैं सामने, यानी उनके मुताबिक 71 के मुबैना मजालिम पर माफ़ी मांगी जाए और $4 अरब तकसीम से पहले के वाजिबात देने का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं आप, और क्या इससे जो हालिया पेशरफ्त है उस पर इसके असरात मुरतब होंगे किस तनाजुर में? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश में तब्दीली आई है हसीना वाजिद के जाने के बाद, वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखने वाले लोगों के लिए आई है। अब इस डिमांड पर मैं आ जाता हूँ। जो उन्होंने किया है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक तसलसल है। शुरू से फॉरेन पॉलिसी में रखा हुआ है कि पाकिस्तान माजरत भी करेगा, जो कि जनरल मुशर्रफ गए तो उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक माजरत कर ली, उसका मैं तबसरा करता हूं 1 मिनट में। और दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि इसको फॉर्मल चैनल से अपोलोजाइज करें। उसमें हमारे लिए कबाहतें हैं, ठीक है, उसमें हमीदुर रहमान कमीशन भी है, कुछ जगहों पर हमने हमारी जो लफ्जिशें हैं उसको एडमिट भी किया है। वो कहते हैं कि आप उस जमाने के जो मिलिट्री ऑपरेशन आपने किए उसको आप डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाइज भी करें। अब डिक्लासिफाई करने में हमारे बड़े उसमें तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वो ले जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या कहीं और ले जाके इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कोई और मुल्क उनको दोबारा, इंडिया जैसा मुल्क उनको जाके उनको कहे कि भाई आप ये कर लें, तो आगे जाके मामला, तो इसके लिए हल इसका मौजूद है। जर्मनी ने इसका हल निकाला, लेकिन जर्मनी ने 90 बिलियन की कॉम्पनसेशन दिया था हॉलोकास्ट के सिलसिले में इजराइल को, और जो लोग हॉलोकास्ट के सर्वाइवल थे। लेकिन वो एक ऐसा मॉडल नहीं है कि जो पाकिस्तान उस मॉडल को देख सके। लेकिन पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश के ही वो मर्द मोमिन थे, शेर बंगाल थे, AK फजलुल हक, जिन्होंने के
पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पेश किया था और पाकिस्तान जो आगे जाके जो बना उसमें बंगाली भाइयों का बड़ा किरदार है और उन्होंने जिना डे भी मनाया। तो उन तमाम तनाजुर को देखते हुए हम उनको दूर नहीं रख सकते, हमें इसका हल तलाश करना होगा। जापान ने इसका हल तलाश किया जो कि खूबसूरत हल है, हमें उसको स्टडी करना। उसने ऑफिशियली स्टेट लेवल पे नहीं माना, लेकिन फिर भी जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त बिल्कुल है, बहुत शुक्रिया, बड़ी आप अहम गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन